About pregnancy associated diseases and anesthetic consideration, part 1. Before I really go into detail of the anesthetic consideration, I would love to tell you what could be the physiological changes during pregnancy. So the outline for today's session is the physiological changes associated with the pregnancy, is the cardiovascular changes and respiratory changes and hematological changes, and after that the gastrointestinal system. इसके बाद जो है कुछ एंडोक्राइन सिस्टम चेंजेस जो है वो फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे, अदर चेंजेस. एंड द सेकंड पार्ट वी विल टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल चेंजेस एंड एनेस्थेटिक कंसिडरेशन फॉर द नॉन ऑब्स्ट्रक्ट सर्जरीज एंड फॉर द ऑब्स्ट्रक्ट एनेस्थीसिया केयर. So the key points for today presentation is the physiological changes of pregnancy affect all organ system. आपके respiratory system है, cardiovascular है, endocrine है, जितनी भी है वो affect करते हैं आपके during pregnancy. So they influence maternal compensation for the comorbid condition and maternal response to the anesthesia. हमारा जो मेन मोटिव है वो है fetal drugs exposure को minimize करना, which is often जो है वो हम regional anesthesia के थ्रू कर सकते हैं, and annual managed anesthetic anesthesia is safe. So 3 important factors हैं जिसको आपने maintain करना during delivery. Blood pressure, oxygenation and normocardia should be maintained during delivery. So the physiological changes associated with the pregnancy are cardiovascular system जो जितनी भी changes हैं वो just because of the hormonal changes. During pregnancy आपके progesterone level जो है वो increase कर जाते हैं along with nitric oxide, और वो क्या करते हैं वो साथ में जो है वो nitric oxide and prostacyclin वो क्या करते हैं, वो जो नॉरएपिनेफ्रिन है और एंजियोटेंसिन उसकी वजह से उसकी जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ कर जाती हैं, और इन रिस्पॉन्स डिक्रीज़ की वजह से फिर वेजोडाइलेशन होता है. सो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिलैक्सन वो क्या करते हैं, जो रीनल आर्टरी है उसको डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो आयोटिक स्टिफनेस है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है, और आयोटा जो है वो 0.5 सेंटीमीटर जो है वो डायलेट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो आयोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं ड्यूरिंग टर्म. सो जिसकी वजह से जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इनिशियल वीक में डिक्रीज़ कर जाती हैं, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाती है. कार्डिक आउटपुट क्यों इंक्रीज़ होगा, जब आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और रीनिन एक्टिविटीज़ की वजह से रीनिन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है. टॉकिंग अबाउट द रीनिन एक्टिविटी, वो भी ड्यूरिंग टर्म जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो सोडियम रिटेंशन है वो तकरीबन 1000 मिली इक्विवेलेंट जो है वो रिटेन कर जाता है बाय द टर्म, और जिसकी वजह से सोडियम जो है वो वाटर को रिटेंशन उसकी हो जाती है, जिसकी वजह से तकरीबन 7 से लेकर 10 लीटर ऑफ वाटर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रिटर्न कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाते हैं. सो प्लाज्मा वॉल्यूम बिगिन जो है वो राइज कर जाता है तकरीबन 4 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, और ये तकरीबन 10 to 15% जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है एट द टर्म ऑफ द 6 to 12 वीक्स. उसके बाद जो है वो हाईएस्ट पे पहुंच जाता है तकरीबन 30 से लेके 50% पर, और ये कब होता है, जब आपकी जो प्रेगनेंसी की तकरीबन 28 वीक से लेके 34 वीक के बीच में. अब प्लाज्मा वॉल्यूम और उसके साथ जो कंबाइंड विद द 20 to 30% इंक्रीज इन टोटल रेड ब्लड सेल, मतलब एक साइड पे जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है तकरीबन 50% एट द टर्म ऑफ द 28 to 34 वीक्स, और साथ में जो है वो आरबीसी भी बढ़ रहा होता है तकरीबन 20 to 30%, जिसकी वजह से जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, वो तकरीबन पहुंच जाता है तकरीबन 100 ml पर kg एट टर्म. जो नॉर्मल लेडी में है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, वो तकरीबन 65 ml पर kg है. अब ये प्रेगनेंसी में जो है वो तकरीबन 100 ml पर kg जो है वो तक पहुंच जाता है. कार्डिक आउटपुट जो है वो राइज कर जाता है विद द पैरेलल ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तकरीबन 15% एट द 8 वीक्स gestation, and reaching a maximum up to 50% by the 28 to 32 वीक्स. उसके बाद जो है जो प्लाज्मा वॉल्यूम है एंड कार्डिक आउटपुट रिमेन स्टेबल अप्रॉक्सीमेटली 32 वीक्स अनटिल लेबर जो है वो बिगिन हो जाती है. तो उसके बाद नॉर्मल तकरीबन आपकी 50% जो है वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाती है अप टू 32 वीक्स. उसके बाद जैसे प्री लेबर जो है वो प्री लेबर से अब लेबर स्टार्ट हो गई है, तो लेबर में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द आर्टो ट्रांसफ्यूजन. आर्टो ट्रांसफ्यूजन क्या है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ब्लड आपके सिस्टमिक में आ जाती है. लेबर में क्या होगा, जो पेन होगा स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है, और आर्टो ट्रांसफ्यूजन की वजह से वो ब्लड जो है यूट्रस से वो प्लेसेंट सर्कुलेशन में आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका कार्डिक आउटपुट जो फर्स्ट स्टेज है लेबर पे वो तकरीबन 20% इंक्रीज़ होगा. उन ये यहाँ पे बात हो रही है
अमंग प्रेग्नेंट लेडी। एक प्रेग्नेंट लेडी है और दूसरी प्रेग्नेंट लेडी। एक प्रेग्नेंट लेडी की जो लेबर स्टार्ट हो गई है कंपेयर टू जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी लेबर स्टार्ट नहीं हुई, उसकी तकरीबन कार्डियक आउटपुट 20% इंक्रीज कर जाता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो है तकरीबन आपके 50%, मैं जो रेफ़र करूँ दूसरी रेफरेंस में वो भी प्रेग्नेंट लेडी है, और जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है वो तकरीबन उसकी प्रेग्नेंट लेडी वो 50% इंक्रीज कर जाते हैं। बट ड्यूरिंग सेकंड लेबर स्टेज वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके 50% इंक्रीज कर जाती है। और थर्ड स्टेज में जो है वो तकरीबन 80% पे पहुँच जाता है, जो कि करस्पॉन्ड करता है तकरीबन 170% इंक्रीज इन द जो प्री प्रेगनेंसी लेवल है, मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसे तकरीबन इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद जो है वो कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मल पे आता है तकरीबन आपके प्री लेबर पे, मतलब जो प्रेगनेंसी लेवल था वो 24 टू 40 आवर जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद जो है फिर ये जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में जो कार्डियक आउटपुट है वो तकरीबन लेता है 12 टू 24 वीक्स। अब ये कार्डियक आउटपुट जो है और भी मज़ीद बढ़ जाएगा जब आपके ट्विन प्रेगनेंसी हो, जो कंपेयर टू जो सिंगल जेस्टेशन है वो तकरीबन ट्विन प्रेगनेंसी में वो 20% उससे वो बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट पे जो है वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, हार्ट मसल पे जो है वो उसका वर्कलोड ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है जो कि बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, एक स्टडी में यहाँ पर डाली हुई, तो अकॉर्डिंग टू द इकोकार्डियोग्राफिक स्टडी जो लेफ्ट वेंट्रिकल साइज़ है वो तकरीबन 6% इंक्रीज़ कर जाता है, बट राइट साइड जो है वो तकरीबन 15% टू 20% जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉल्यूम। So, increase in the size and the dilation in the cardiac chamber results in a mild degree of insufficiency for all the valve except aortic valve। उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ वहाँ पे aorta जो है वो डायलेट कर जाता है, तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट नॉर्मल टू सी aortic insufficiency at any stage of the pregnancy because aorta जो है वो aortic valve है वो इफेक्ट नहीं कर जाता उस पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। CVS में जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्लाइन कर जाता है इन अर्ली प्रेगनेंसी, वो तकरीबन 35% डिक्रीज कर जाते हैं एट द वीक ऑफ 20 वीक्स। सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो स्लोली राइज कर जाते हैं जब लेटर तक, और ये जो है रिमेन 20% लोअर होता है एट द टर्म देन प्री प्रेगनेंसी लेवल, मतलब 20 वीक्स पे जो है वो बढ़ रहे होते हैं, मतलब जो उसकी जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है उसकी परसेंटेज बढ़ रही होती है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है, बट 20% जो है वो फिर नॉर्मल पे आते हैं जब आपके जो लेट स्टेज में आप जाते हैं 32 वीक्स पे 36 वीक्स पे फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आपके सेंट्रल वीनस प्रेशर पे, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर पे और पल्मोनरी विच कैपिलरी प्रेशर वो जो है वो रिमेन स्टेबल होते थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। उसके बाद जो है फिर सोपाइन इंड्यूस हाइपोटेंशन। ये क्या है कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी सोपाइन पोजीशन में सो रही होती है या वो लाई कर रेस्ट कर रही होती है, तो जो बेबी है जो फीटस है वो क्या करते हैं वो इन्फीरियर वेना क्या कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नाजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, स्वेटिंग, डेपोरेसिस, टेकिकार्डिया वो हो जाता है। तो उसको सोपाइन इंड्यूस हाइपोटेंशन, मतलब सोपाइन पोजीशन की वजह से जो हाइपोटेंशन है वो हो जाता है। जो जापानीज स्टडीज़ है वो कहते हैं कि जो पार्ट्यूरेंट है उसको आप 30 डिग्री पे जो है वो उसको टेल्ट करें और एक वेज रख के 30 डिग्री का अब बिलो द राइट बटक, तो ये हाइपोटेंशन जो है वो सिंड्रोम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो टॉकिंग अबाउट द रिस्पिरेटरी सिस्टम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या हो जाता है, जो हार्मोनल चेंजेस है वो स्टिल यहाँ पे अलाउड है, तो इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ रिलैक्सन वो क्या करते हैं आपके जो लेगामेंट्स है और आपके इसके वो रिलैक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायफ्राम है, जो रिब्स है, नॉट डायफ्राम बट जो रिब्स है वो मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चले जाते हैं। उसके बाद डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंच जाता है जो कि फीटस उसको पुश कर होते हैं, और साथ में जो चेस्ट कैविटी है वो मोर हॉरिजॉन्टल शेप में जो है वो मॉडिफाई होते हैं, जिसको आपके बैरल चेस्ट भी कहते हैं या बैरल लाइक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्टिकल डायमेंशन है ऑफ द चेस्ट वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर जो है वो क्या कर जाते हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, और उसकी जो डायमीटर है जो हॉरिजॉन्टल वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, which significantly increase in the lungs available for the gas exchanges during normal spontaneous ventilation। टाइडल वॉल्यूम आपका तकरीबन 40% जो है वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी से इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, जो पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है वो क्या कर जाते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं आपके टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट, और जिसकी वजह से आपके मिनट वेंटिलेशन 50% जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। क्रोनिक हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है और इसका पी जो है वो तकरीबन 7.44
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तकरीबन डिक्रीज़ कर जाते हैं तकरीबन 28 टू 32 mmHg। और बाई का जो कंसनट्रेशन है वो भी कम सम नॉर्मल या लेस जो है वो हो जाता है तकरीबन 20 मिलीमोल पर लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की डिक्रीज़ की वजह से क्या होता है कि जो एयर टू यूवीनेस ऑक्सीजनेशन डिफरेंस है वो स्लाइटली डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा राइज कर जाता है। So these changes increases the gradient between mother and fetus and improve maternal fetal gas exchanges. उसके बाद जो है वो डिक्रीज इन द वर्टिकल साइज ऑफ द चेस्ट सेकेंडरी टू एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम लीड टू तकरीबन 25 डिग्री डिक्रीज इन द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और 15% जो है वो रेजिजुअल वॉल्यूम, जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन रेजिजुअल कैपेसिटी है वो तकरीबन 20% डिक्रीज हो जाता है। दूसरी साइड पे जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 20% इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इंक्रीज इन बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और साथ में जो है वो क्या हो जाता है जो फंक्शन रेजिजुअल कैपेसिटी वो डिक्रीज कर जाती है। सो क्या करा जाता है इसकी वजह से जो डिसेचुरेशन है या जो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एपनिया वो उसको होता है। एक स्टडीज़ में नेट की है तो वो कहते हैं कि जो फ्री ऑक्सीजनेटेड फुली हेल्दी नॉन प्रेग्नेंट लेडी है वो डिसेचुरेट कर जाती है तकरीबन 900 से लेकर 90 तक परसेंट है, तो वो आपके 9 मिनट्स लेते हैं। हेल्दी पार्ट्यूरल जो पेशेंट एट टर्म हो वो तकरीबन 3 से लेके 4 मिनट्स ले लेते हैं। अगर एक मॉर्बिड ओबीस प्रेग्नेंट लेडी है तकरीबन 1.5 मिनट्स जो है वो ले लेता है डिसेचुरेशन में। रेस्पिरेटरी में आपकी जो रेस्पिरेटरी एरिया है आपकी वो एडीमिक एंड हाइपरीमिक हो, आपके ओरोपेरेंजियल म्यूकोजा एंड ग्लैंडुलर हाइपर एक्टिविटी की वजह से, आपके कैपिलरी इंगॉजमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, बिकॉज ऑफ द रिलैक्सन वो क्या करें जो नेजल स्टिफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, एपिस्टेसिस जो है वो होती है एंड अपर एयरवे जो है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा है ड्यूरिंग एंडोट्रैकियल इंटूबेशन एंड ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी। Therefore, the rate of difficult and fail intubation pregnant lady में वो इंक्रीज कर जाते हैं तकरीबन 3.3% से लेके 0.3% रेस्पेक्टिवली। जो फेल इंटूबेशन है वो 3.3% है एंड जो डिफ़िकल्ट है वो तकरीबन 3.3% है, जो फेल इंटूबेशन है वो 0.4% है। When providing general anesthesia, जो एनेस्थेटिस्ट है वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन को फेस कर सकते हैं वो है आपका डिसैचुरेशन, वो आपके नॉन प्रेग्नेंट लेडी से वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू 17 टाइम हायर मोर्टेलिटी रेट अमंग पार्टियन वुमेन who undergo general anesthesia than among those who undergo regional anesthesia. So hematological system की बात कर लेते हैं। So normal pregnancy is associated with substantial changes in hemostasis, जिसमें आपके hypercoagulable state आ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो कोगुलेंस होते हैं कि फैक्टर 1, 7, 8, 9, 10 एंड 12 वो इंक्रीज कर जाती हैं, वेयर एज द एक्टिविटीज़ ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंटी कोगुलेंस वो जो है वो डिक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपके सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्रोटीन एस एक्टिविटीज़ की एंड एक्वायर्ड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सी वो क्या कर जाते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन है अमंग प्रेगनेंसी, तकरीबन 1 in out of 1000 डिलीवरीज लाजमी होते हैं, विच इज़ तकरीबन 5.5 से लेकर 6 टाइम हायर इन देन नॉन प्रेग्नेंट लेडी। So then the rate in general female population of the childbearing age and reach a maximum of 4 to 6 week postpartum. जो procoagulants changes during normal pregnancy are counterbalanced by significant activation of the fibrinolytic system during the postpartum period. Talking about the gastrointestinal system, जो लोअर सुपीरियर टोन जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह टू फैक्टर्स, बिकॉज आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टमक upward and muscle because of the muscle relaxation, because of the progestin जो है उसकी वजह से आपके स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं। हार्ट बर्न बहुत कॉमन है, गैस्ट्रिक एम्पटाइम जो है वो डिलेड हो जाती है जिसकी वजह से लेबर में, जिसकी वजह से जो रिगर्जिटेशन की चांसेस है वो इंक्रीज कर जाती है। बाइल सिक्रेशन इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाइल स्टेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और टुगेदर विद द चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द बाइल एसिड वो क्या करते हैं आपके गाल स्टोन जो है वो फॉर्मेशन होती है। कोलिसिस्टेक्टोमी जो है वो सेकंड नंबर पे है आफ्टर अपेंडिक्टोमी अमंग प्रेग्नेंट लेडी विद द रिपोर्टेड इंसिडेंस ऑफ तकरीबन 1 in 1600 प्रेगनेंसीज। एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर ले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन हार्मोन सच एज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल की वजह से तकरीबन 2.4 फोल्ड जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं एट द टर्म देन नॉन प्रेग्नेंट लेडी एंड प्लेसेंटल लेक्टोजन. सो द इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजॉल्व रैपिडली आफ्टर डिलीवरी. अगर नहीं होता तो फिर वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है. फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो अमंग प्रेग्नेंट लेडी वो डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज बाय द फीटस. एंड एस्ट्रोजन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसकी वजह से जो टोटल थायरोडीन जो है थायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4 लेवल जो है वो क्या कर जाते हैं वो इंक्रीज कर जाती है. बट जो फ्री ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 एंड T4 जो है वो स्टेबल रहते हैं आपके फ्री. अदर चेंजेस जो है वो आपकी जाती है प्रोजेस्टेरॉन एंड एंडोर्फिन जो है वो आप इंक्रीज कर जाती है पेन थ्रेशोल्ड को. तो पेन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो नहीं होता. स्टडीज़ जो यूजिंग बाय स्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग जिसको आप बेस कहते हैं वो क्या कहते हैं कि जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है वो प्रेगनेंसी में वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होता है. So cerebrospinal fluid volume is decreased during pregnancy, but intracranial pressure जो है वो remains stable होता है because of the increase in the narrowing of the space. Renal blood flow is increased in pregnancy. Glomerulus filtration rate is increased by 50% at the 12 week of the gestation, which result in decrease in the blood urea nitrogen and creatinine concentration. So usually blood urea nitrogen and creatinine value at the term are abnormal and indicate renal dysfunction, but this is not true क्योंकि वहाँ पे आपका GFR जो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज हो जाता है. तो द समरी ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी ये एक टेबल है मैंने मॉर्गन से उठाया हुआ है, ये आप देख लें. सो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, एंडोक्राइन रिलेटेड है, ये सारे जो है वो चेंजेस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द एनेस्थेसिया कंसल्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द ऑप्स एंड नॉन ऑप्स सर्जरीज. थैंक यू.